क्या हुआ? 1,000 रुपया और जमा करिए। बढ़िया। ऑनलाइन करने का कितना फीस है जी? 3500। 4700। हाँ तो ऑनलाइन फीस जमा करिए, ऑनलाइन हो जाएगा, इसमें क्या है? हाँ, चलिए। महीना महीना खर्चा करने के लिए 5-7 हज़ार रुपया है। अब पढ़ाने का फीस ले रहे हैं पूरा, पैती वो नहीं संभलता है तो कैसे होगा? कहिए। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन उसी का होगा जो पूरा फीस जमा किया है, वरना किसी भी स्थिति में किसी का नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा बात कर रहे थे, अब ध्यान दीजिए। कहाँ तक क्या क्या हो गया था बताइए। अच्छा, हाँ ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया है कंकाल तंत्र। और आपको बोले थे कि कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग हैं, कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग हैं, उन रोगों को बारे में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई ज्यादा समझने वाला तथ्य नहीं है। अलग से बोलना पड़ेगा शांत रहने के लिए, शांत रहिए ना। और हाँ, आज का कुछ लोग कह रहे आज ज्यादा विलंब हो गया। हाँ दोस्तों, विलंब तो हो गया, अगले आगे से नहीं होगा। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी ऑफ, और आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट केवल कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और पूरे प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट केवल एक ही है, और वो कौन है? एंजियोस्पर्म। आप ये जानते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के पौधे में फूल नहीं लगते हैं। फूल केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में लगते हैं। फूल केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में लगते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम में जो सबसे विकसित पौधे के समूह हैं वो कौन है? एंजियोस्पर्म। आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पौधों की संख्या जिस समूह का है वो भी कौन है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम का एकमात्र फाइलम है जिसमें फूल लगते हैं। अन्य किसी भी फाइलम के पौधों में फूल नहीं लगते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट प्लांट किंगडम का सबसे विकसित पौधों का फाइलम है। और यस, एंजियोस्पर्म प्लांट में 2.5 लाख पौधों की जातियां हैं, अर्थात सबसे ज्यादा पौधे वाले समूह एंजियोस्पर्मी है। इसी के मॉर्फोलॉजी को हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, साइंस की 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है मॉर्फोलॉजी और दूसरा का नाम है एनाटॉमी। इसको समझ लेते हैं, ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या है।
मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों ही विज्ञान की शाखाएं हैं, दोनों ही विज्ञान की शाखाएं हैं। और इस मोर्फोलॉजी विज्ञान की इस शाखाएं, विज्ञान की वो शाखाएं जिसके अंतर्गत सजीव के बाहरी भागों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सजीव के शरीर के बाह्य आकृति, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी। हिंदी में इसे आकारिकी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सजीव के बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सजीव के बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है। और सजीव के शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? शारीरिकी कहते हैं। तो कोई भी सजीव हो, पौधा हो या जंतु हो, उसके बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी। कोई भी सजीव हो, उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और हम पढ़ने वाले हैं किसका? मोर्फोलॉजी के बारे में, वो भी किस सजीव के बारे में? यानी फ्लावरिंग प्लांट के बाहरी भागों के बारे में पढ़ना है हमें। तो इस बात को, दो शाखाएं आपको याद हो गया। विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीव के शरीर के आंतरिक अंगों का, आंतरिक ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। सजीव के शरीर के बाह्य आकृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी। अब हम मोर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं किसके? फ्लावरिंग प्लांट के। अब फ्लावरिंग प्लांट के मोर्फोलॉजी को अगर हम पढ़ने वाले हैं तो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मोर्फोलॉजी का मतलब हुआ बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन। बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट के मोर्फोलॉजी को देखें, यानी फ्लावरिंग प्लांट के बाह्य आकृतियों को देखें, तो बाह्य आकृति में क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है और फल है। एक फ्लावरिंग प्लांट के मोर्फोलॉजी के अंतर्गत, एक फ्लावरिंग प्लांट के मोर्फोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से भागों का अध्ययन किया जाता है? और मोर्फोलॉजी के अंतर्गत इन सभी भागों का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि ये सभी पौधों के बाहरी हिस्से हैं, है कि न है? तो पर मोर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जड़ का अध्ययन किया जाता है, तना का अध्ययन किया जाता है, पत्ती का अध्ययन किया जाता है, फूल का अध्ययन किया जाता है और फल का अध्ययन किया जाता है। अब इन 5 भागों में हम इन 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। किस चैप्टर में? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि नहीं? जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो प्लांट के फूल का अध्ययन किए थे और फूल से ही फल का निर्माण होता है, इस बात को समझे थे। फूल में जो ओवरी होते हैं वही विकास कर क्या बन गया था? तो फूल और फलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। इसलिए मोर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं? जड़, तना और। लेकिन आप याद रखिएगा कि मोर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का अध्ययन होता है, क्योंकि ये सभी बाहरी भाग में उपस्थित होते हैं। चूंकि हम पिछले चैप्टर में पौधे के फूल की संरचना और फूल से बनने वाले फलों की प्रकारों को समझ चुके हैं, इसलिए अब हम समझेंगे जड़, तना और पत्ती को। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक पौधा को
मोर्फोलॉजी के दृष्टिकोण से एक पौधा को मोर्फोलॉजी के दृष्टिकोण से यानी बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जाता है। एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, जड़ तंत्र और प्रारोह तंत्र। जड़ तंत्र और मोर्फोलॉजी के दृष्टिकोण से यानी बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं के दृष्टिकोण से या बाह्य संरचनाओं और बाह्य आकृति के आधार पर एक पौधे को कितने भागों में बांटा जाता है? दो, जड़ तंत्र और प्रारोह तंत्र। जड़ तंत्र और पौधे के वे हिस्से जो जमीन के भीतर है उसे क्या कहते हैं? पौधे के वे हिस्से जो जमीन के बाहर है उसे क्या कहते हैं? प्रारोह तंत्र। जमीन के जो भीतर हैं और जमीन के जो बाहर हैं प्रारोह तंत्र कहते हैं। और निश्चित तौर पर जड़ तंत्र के अंतर्गत केवल क्या आते हैं? जबकि प्रारोह तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? तनों आ जाते हैं, पत्ती आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं और फल आ जाते हैं। तो तनों, पत्ती, फूल और फल किस तंत्र के हिस्से हैं? जबकि रूट सिस्टम के अंतर्गत केवल क्या आते हैं? शूट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्लियर हो गया? बाह्य आकृति और बाह्य संरचनाओं के आधार पर एंजियोस्पर्म प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भाग, रूट सिस्टम और रूट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और शूट सिस्टम के अंतर्गत पौधे के वे हिस्से जो जमीन के ऊपर है उसे क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। जो जमीन के नीचे है वो रूट सिस्टम। आइए पहले रूट सिस्टम को देख लेते हैं जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? जड़ आते हैं। आइए दोस्तों पहले जड़ को समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं, किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं उस बीज के दो हिस्से होते हैं। उस बीज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है दोस्तों प्लूम्यूल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, और एक होता है रेडिकल, जिसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। किसी भी पौधे के बीज के कितने हिस्से होते हैं? एक पौधे के बीज के भीतर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है उसका नाम है प्लूम्यूल, जो ऊपर के तरफ होता है, और नीचे के तरफ वाले भीतरी हिस्से को क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। बीज के भीतरी ऊपर वाले भाग को परांकुर और बीज के भीतरी नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। परांकुर से जो संरचनाएं विकसित होती है, परांकुर से जो संरचनाएं विकसित होती है उस संरचनाओं को कहते हैं क्या? और मूलांकुर से जो संरचनाएं विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। मूलांकुर से जो संरचनाएं विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं। दोस्तों क्लियर है? बात समझ गए? तो पौधे का जड़ क्या है? तो पौधे का जड़ वो संरचना है जिसका विकास बीज के रेडिकल से होता है। बीज के रेडिकल से होता है। पौधे का जड़ किसे कहते हैं? तो जड़ वो संरचना है जो बीजों के मूलांकुर से निकलकर जमीन के भीतर के तरफ वृद्धि करते हैं।
पौधे के जड़ वो संरचना है जो बीज के मूलांकुर से निकलते हैं और जमीन के भीतर वृद्धि करते हैं, जमीन के भीतर वृद्धि करते हैं। बात समझ गए? जड़ का विकास बीज के किस हिस्से से होता है? जड़ का विकास बीज के किस हिस्से से होता है? तनों का विकास बीज के किस हिस्से से? बात समझ गए? किसी भी पौधे के बीज के भीतरी हिस्से के दो भाग होते हैं, ऊपर वाला परांकुर, नीचे वाला। परांकुर से विकसित भाग को क्या कहते हैं? तनों। और मूलांकुर से विकसित भाग को, मूलांकुर से विकसित भाग को। तो जड़ वही संरचना है जिसका विकास मूलांकुर से होता है। जड़ वही संरचना है जिसका विकास मूलांकुर से होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? पहला है दोस्तों टैप रूट। टैप रूट, मूसला जड़। ऐ क्या हुआ? किसी को चुबा क्या? आराम से दोस्तों रहिए, ध्यान भंग हो जाता है, फिर सब कुछ भूल जाएंगे तो कहिएगा कि क्लास नहीं लिया। एकदम शांति और गंभीरता पूर्वक रहना है। आपका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है कि क्लास में दिमाग को किसी और काम में लगा दीजिएगा। जड़ के प्रकार, और पहला प्रकार है दोस्तों मूसला जड़। मूसला जड़, मूसला जड़ ही पौधे के वास्तविक जड़ है। मूसला जड़ ही पौधे के वास्तविक जड़ है। ये वही जड़ है जिसका विकास मूलांकुर से हुआ है। पौधे के ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से हुआ उसे क्या कहते हैं? पौधे के वे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से हुआ है उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और अगर ये मूलांकुर से इसका विकास हुआ है तो निश्चित तौर पर यही वास्तविक जड़ है, यही जड़ है, यही वास्तविक जड़ है। अब ध्यान दीजिए कि सारे पौधे में, सारे फ्लावरिंग प्लांट में मूसला जड़ नहीं पाया जाता है। मूसला जड़ पाया जाता है केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है। द्विबीजपत्री में पाया जाता है। मूसला जड़ केवल किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री में पाया जाता है। और ऐसे जड़ मूलांकुर से विकसित होते हैं, मूलांकुर से विकसित होते हैं और मिट्टी के नीचे वृद्धि करते हैं। और ये जड़ है जो लंबे लंबे दूरी तक दोस्तों फैलते जाते हैं, लंबे लंबे दूरी तक फैलते जाते हैं। यानी ये जड़ है जिनसे पार्श्व जड़ निकलते रहती है, पार्श्व जड़ निकलते रहती है और लंबे लंबे दूर तक ये फैले रहते हैं। तो पौधे के मूलांकुर से विकसित जड़ को ही क्या कहते हैं? मूसला जड़ ही पौधे के वास्तविक जड़ है। ये वही जड़ है जो बीज के मूलांकुर से निकलता है। और इस जड़ की खासियत यह है कि इसमें ढेर सारे पार्श्व शाखाएं निकलते हैं। यानी कि इस जड़ के अगल बगल ढेर सारे शाखाएं, शाखाओं का शाखाएं, और इतनी शाखाएं निकलती है कि ये बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, दूर दूर तक फैल जाती है दोस्तों। यानी पड़ोसी लगा है कटहल तो जरा आपके दरवाजे पर होगा, अंदर मिट्टी के अंदर। बात समझ गए ना? हाँ, क्योंकि कटहल द्विबीजपत्री पौधा है, इसके जड़ बहुत दूर दूर तक जाता है दोस्तों। जड़ का दूसरा प्रकार है दोस्तों, जड़ का दूसरा प्रकार है फाइबरस रूट। जड़ का दूसरा प्रकार है फाइबरस रूट, यानी कि रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, और रेशेदार जड़ सारे फ्लावरिंग प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, केवल एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। किस पौधे में? रेशेदार जड़ फाइबरस रूट केवल एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं, केवल एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं।
और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में डिटेल से बता चुके हैं बायोलॉजी के चौथे नंबर चैप्टर में। और एक दोस्त कोकोनट का नाम ले रहे हैं, कोकोनट एक बीजपत्री है। तो कुछ पौधे जैसे कि एक बीजपत्री में मूसलाजर निकला, मूसलाजर एक बीजपत्री के बीज के मूलांकुर से मूसलाजर निकलते हैं, लेकिन वो मूसलाजर जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, वे मूसलाजर जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद तने के आधार से गुच्छे में जड़ निकलते हैं, तने के आधार से गुच्छे में जड़ निकलते हैं, जो बहुत दूर तक नहीं फैलते हैं। ऐसे ही जड़ को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। तने के आधार से गुच्छों के रूप में निकलने वाले जड़ जो लंबी दूरी तक आगे नहीं बढ़ती है जमीन के भीतर, उसे क्या कहते हैं? तने के आधार से गुच्छों के रूप में निकलने वाले जड़ जो बहुत अधिक दूर तक जमीन के भीतर नहीं बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। ध्यान दीजिएगा, एक बीजपत्री के बीज के मूलांकुर से जो मूसलाजर निकलते हैं, वो मूसलाजर निकलकर कुछ समय के बाद गलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद तने के आधार से पौधे के मुख्य तने के आधार से गुच्छों के रूप में जड़ निकलती है, जो बहुत दूर तक जमीन के भीतर नहीं जाती है। ऐसे ही जड़ को क्या कहते हैं? तने के आधार से गुच्छों के रूप में निकलने वाले जड़ को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ किस पौधे में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री में। जबकि मूसलाजर किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री में। रेशेदार जड़ किस में? और मूसलाजर। जड़ का तीसरा प्रकार है दोस्तों, जड़ का तीसरा प्रकार है एडवेंटिशियस रूट, यानी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अब अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? दोस्तों, इस जड़ का विकास मूलांकुर से नहीं होता है। अपस्थानिक जड़ का विकास मूलांकुर से नहीं होता है। ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न हो, ऐसा जड़ पौधे के ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न हो, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के किसी अन्य हिस्से से हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बरगद के पेड़ को देखे होंगे, बरगद के पेड़ के तने से निकले हैं जड़। बरगद के तने से जो जड़ निकलते हैं, वो जड़ कैसा जड़ है? अपस्थानिक। आप बांस का पौधा देखे होंगे, केला का पौधा देखे होंगे। बांस और केला के पौधा में जड़ से ही दूसरा जड़ निकल आता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। कुछ पत्ते जैसे कि ब्रायोफिलम यह एक पौधा का नाम है, जिसे हिंदी में पत्थरचट्टा कहते हैं, क्योंकि यह पत्थरे पर उगते हैं। इस पत्थरचट्टा के पत्ती से जड़ निकलते हैं। इस जड़ को भी हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। तो ऐसा जड़ जिसका विकास बीज के मूलांकुर से न होकर, पौधे के किसी अन्य हिस्से से हो,
चाहे तनों से हो, चाहे जड़ से हो, चाहे पत्ती से हो, किसी भी हिस्से से अगर जड़ का विकास होता है तो उसी जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उसी जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। बरगद के पौधे के तने से निकलने वाला जड़ जो सीधे मिट्टी के भीतर प्रवेश करती है वो अपस्थानिक जड़ है। बांस और केला के जड़ से ही निकलने वाले जड़ भी अपस्थानिक जड़ है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से निकले जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से निकले जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्लियर हो गया? एक दोस्त पूछ रहे हैं गेहूं और धान में कौन जड़ होता है? गेहूं और धान एक बीज पत्री पौधा है। गेहूं और धान एक बीज पत्री पौधा है। गेहूं और धान में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। गेहूं और धान में। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जड़ कितने प्रकार के हो गए? मूसला जड़, रेशेदार जड़ और मूसला जड़, रेशेदार जड़ और पर ये तीनों जड़ को एक बार पढ़िए तो समझे कि ना आप? कुछ लोग कह रहे हैं बोर्ड को हरा कर दीजिए। बोर्ड को हरा क्यों कर दे? अरे पंखा घुमा उधर। ये सब ध्यान नहीं देता। उधर पंखा चल रहा है तो उधर क्या चला रहे हैं? के ऐसा काहे करते जी? क्लास में नटखन पन नहीं। जो भी क्रेजी पना कीजिएगा क्रेजी क्रेजी हो जाएगा तब। क्या अब इन लोग को पंखा नहीं तो इन लोग को हवा लगेगा? समझिए। आइए दोस्तों, तीनों प्रकार का जड़ क्लियर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट यानी जड़ प्रदेश। और जड़ प्रदेश का संबंध सभी जड़ से नहीं है, केवल किस जड़ से है? मूसला जड़ से है। और मूसला जड़ से इसलिए है क्योंकि यही वास्तविक जड़ है। यही वास्तविक जड़ है। वास्तविक जड़। तो अब हम जड़ प्रदेश को बांटने वाले हैं। मूसला जड़ जो होते हैं दोस्तों उसके कई हिस्से होते हैं। मूसला जड़ जो होते हैं उसके कई हिस्से होते हैं और उन सभी हिस्सों को जड़ प्रदेश कहा जाता है। उन सभी हिस्सों को जड़ प्रदेश कहा जाता है। क्लियर बात समझ गए? अब कौन कौन से जड़ प्रदेश होते हैं? एक पौधे के मूसला जड़ में कौन कौन से जड़ प्रदेश होते हैं? आइए उसको समझते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल ले लेते हैं एक जड़ का और मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है? मूसला जड़ है। ये क्या है? मूसला जड़ है। ठीक है, ये मूसला जड़ है। थोड़ा मोटा ले रहे हैं ताकि हम सारे जड़ प्रदेशों को समझने वाला है। मूसला जड़ का सबसे जो आगे का भाग होता है वो एक संरचना के द्वारा ढकी रहती है। एक संरचना के द्वारा क्या करती है? ढकी रहती है। और इस संरचना को कहते हैं रूट कैप। इस संरचना को कहते हैं
रूट कैप, हिंदी में मूल गोप, मूल गोप। तो मुसला जड़ के सबसे शीर्ष भाग पर एक पतली परत चढ़ी होती है, उस पतली परत को क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप इसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जड़ के जो अगले हिस्से होते हैं वो बड़ी कोमल होते हैं, और बड़ी कोमल होने के कारण वे मिट्टियों के भीतर जब प्रवेश करेंगे तो उसके टूटने का खतरा बना रहता है। मिट्टी में प्रवेश करते वक्त जड़ के शीर्ष भाग जो बड़ी कोमल होते हैं, उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता कौन? रूट कैप। तो मुसला जड़ के शीर्ष भाग के ऊपर जो पतली संरचनाएं चढ़ी होती है, उस पतली संरचनाएं को क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। उस पतली संरचनाएं को क्या कहते हैं? रूट कैप। और रूट कैप से पौधा का जो हिस्सा ढका रहता है, रूट कैप से पौधे का जो हिस्सा ढका रहता है, उसे कहते हैं ग्रोइंग रीजन। क्या कहते हैं? ग्रोइंग रीजन कहते हैं। ग्रोइंग रीजन इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं पर होता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ मूल गोप के ठीक पिछले भाग पे होता है। इसलिए रूट कैप से ढका पौधे के जो जड़ वाला भाग होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? ग्रोइंग रीजन कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? ग्रोइंग रीजन कहा जाता है। और ग्रोइंग रीजन के सबसे निचले भाग को कहा जाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन प्रदेश। तो जड़ के जिस भाग में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, वो है जड़ का शीर्ष भाग जो रूट कैप से ढका होता है। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन इसी क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम क्या है? क्योंकि जितना तेजी से कोशिका विभाजन होगा, उतने ही तेजी से नए नए कोशिका बनेंगे, और जितने तेजी से नए नए कोशिका बनेंगे, उतने ही तेजी से क्या होगा? विकास होगा। उतने ही तेजी से क्या होगा? तो ग्रोइंग रीजन के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रोइंग रीजन के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ। और ये दोनों रीजन ढके होते हैं किससे? ग्रोइंग रीजन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन दोनों ही ढके होते हैं किससे? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले भाग को लगभग ग्रोइंग रूट कैप के ऊपर वाले भाग को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन हिंदी में दैर्घ्य वृद्धि प्रदेश। दैर्घ्य वृद्धि। ग्रोइंग रीजन के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ग्रोइंग रीजन के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? और इसकी लंबाई होती है 2 से 5 मिली। दैर्घ्य वृद्धि प्रदेश कितना बड़ा होता है? 2 से 5 मिली। और दैर्घ्य वृद्धि प्रदेश के ऊपर के भाग को कहते हैं रीजन ऑफ रूट हेयर। रीजन ऑफ रूट हेयर यानी कि रूट हेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल रोम प्रदेश। क्या कहते हैं? मूल रोम प्रदेश। और इसे मूल रोम प्रदेश इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी भाग में से क्या निकली रहती है?
मूल रोम निकली रहती है। इसी भाग से क्या निकली रहती है? मूल रोम निकली रहती है। और इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? मूल रोम प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम प्रदेश कहते हैं। जड़ में उपस्थित बालों के समान पतली पतली संरचनाएं को मूल रोम कहते हैं। जड़ मिट्टी से जो पानी ग्रहण करते हैं अपने मूल रोम के सहायता से ही, और मूल रोम के ऊपर के प्रदेश को कहते हैं, मूल रोम के ऊपर के प्रदेश को कहते हैं दोस्तों, मूल रोम के ऊपर के प्रदेश को कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ, रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी हिंदी में परिपक्व प्रदेश। परिपक्व प्रदेश क्यों कहते इसे परिपक्व प्रदेश? क्योंकि यही सबसे ज्यादा मोटाया हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिपक्व प्रदेश। तो एक पौधे के जड़ को रीजन ऑफ सेल डिवीजन, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर रीजन ऑफ रूट एयर, और सबसे ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए। मूसला जड़ के सबसे शीर्ष भाग पर एक पतली संरचना चढ़ी रहती है जिसे क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। रूट कैप कहते हैं। रूट कैप जड़ को उस समय मदद करता है जब वो कोमल होने के बाद मिट्टी के भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं। मिट्टी के भीतर प्रवेश करते समय जड़ों के कोमल शीर्ष भाग को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मिट्टी के भीतर प्रवेश करते समय जड़ों के शीर्ष भाग जो कोमल हुआ करते हैं उसे कौन सुरक्षा प्रदान करता है? जड़ का जो भाग रूट कैप से ढका रहता है उस भाग को क्या कहते हैं? ग्रोइंग रीजन। और ग्रोइंग रीजन के निचले भाग को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ। इसी मूल गोप के भीतर के भाग बड़ी तेजी के साथ कोशिका विभाजन करके नए नए कोशिकाएं बनाती है जिसके फलस्वरूप ग्रो होता है, इसीलिए इसे ग्रोइंग रीजन कहते हैं। ग्रोइंग रीजन के ऊपर के भाग को कहते हैं दैर्घ्य वृद्धि प्रदेश, क्योंकि यह वृद्धि को अपने में समाहित करके ऊपर के तरफ ग्रोथ को निष्कासित करता है अथवा भेजता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन की लंबाई लगभग कितनी होती है? जड़ के रीजन ऑफ इलोंगेशन की लंबाई कितनी होती है? 2 से 5 मिलीमीटर। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर होता है रीजन ऑफ रूट एयर, रीजन ऑफ, रीजन ऑफ रूट एयर। इसे इसलिए कहते हैं कि जड़ के केवल इसी हिस्से से रूट एयर निकले रहते हैं। रूट एयर किसी अन्य भागों से नहीं निकलते हैं, केवल रीजन ऑफ रूट एयर वाले क्षेत्रों से निकलते हैं। और रीजन ऑफ रूट एयर के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ। तो सबसे नीचे रीजन ऑफ सेल डिवीजन, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर रीजन ऑफ, और उसके ऊपर रीजन ऑफ। और रीजन ऑफ मैचुरेशन की खासियत ये है, रीजन ऑफ मैचुरेशन की खासियत ये है कि इसी भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है। मूसला जड़ से ढेर सारे पार्श्व जड़ निकलती है ना। पार्श्व जड़ किस भाग से निकलती है? मूसला जड़ से शाखाएं किस भाग से निकलती है? मूसला जड़ से पार्श्व जड़ या शाखाएं किस भाग से निकलती है? जड़ का सबसे मोटा भाग कौन होता है? जड़ का सबसे पतला भाग कौन होता है? जड़ का सबसे मोटा भाग कौन होता है? जड़ का सबसे पतला भाग कौन होता है? जड़ का कौन सा रीजन मूल कैप से ढका रहता है?
जड़ का कौन कौन सा रीजन मूल कैप से ढका नहीं रहता? तो इलोंगेशन, रूट एयर और क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बार बार, जिसका उत्तर देने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल गोप के ठीक पीछे, ये मूल गोप, इसके ठीक पीछे क्या है? जौन सी रीजन ऑफ सेल डिवीजन होगा वही ना नया नया कोशिका बनेगा, अब वही ना ग्रो होगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि जड़ के किस हिस्से में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है, तो मूल शीर्ष, सॉरी मूल गोप नहीं, मूल शीर्ष, मूल शीर्ष का मतलब जड़ के शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक, मूल शीर्ष का आगे ये हुआ, ये पीछे हो गया, बात समझे कि ना? तो जड़ के किस भाग में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है? मूल शीर्ष के ठीक, मूल शीर्ष के ठीक, मूल का मतलब जड़ हुआ, मूल का मतलब जड़, शीर्ष का मतलब जड़ का शीर्ष, मूल शीर्ष के ठीक। समझ गए? रीजन ऑफ रूट समझ गए? पढ़िए एक बार रीजन ऑफ रूट को। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा, रीजन ऑफ रूट क्लियर हुआ? रिंकू, भीम, रोहित, रोहित का क्लियर नहीं हुआ। एक सिलेबस का कंप्लीट होगा, एग्जाम का 2 मंथ बका, अभी आया है नहीं है ना बहाली, एग्जाम का 2 मंथ बचा, बहाली आ गया है। आए? ये जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर पगलाते हैं ना, पगलाते रह जाइएगा, ठीक है ना? यूट्यूब पर ढेर यूट्यूबर को कोई धंधा नहीं है, तो अब आ रहा है बहाली तो तब आ रहा है बहाली, झूठ मूठ के पगलाते रहेगा। जब भी परीक्षा होगा उससे पहले सब कुछ समाप्त होगा, ठीक है ना? सिलेबस का चिंता आपसे ज्यादा हमको है, खत्म करेंगे तब ना दूसरा चालू करेंगे। हैं? सिलेबस का चिंता छोड़ दीजिए, सब कुछ परफेक्ट तरीके से खत्म होगा। और जिसको दिक्कत होता है उसको बता दे कि कोई आपके माइंड में दे रहा है कि हम 1 महीना में सिलेबस खत्म कर सकते, तो हम भी 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यूट्यूब देख करके जो पगला रहे हैं बहाली आ रहा है, अब क्या करेंगे? आप वो सब कम, आप पढ़िए, बात समझ रहे हैं ना? जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, सब कुछ खत्म होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? क्लियर हो गया ना जी? हाँ। रीजन ऑफ रूट में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों समझते हैं, ध्यान दीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण।
अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर हो गया? और घर पर पढ़ाई चल रहा है इन सबका? आए, जिसका पढ़ाई नहीं चलता उसी को टेंशन होता है, फिजिक्स नहीं हुआ है, केमिस्ट्री नहीं हुआ है, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो तो पढ़िए रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। यहां पर सब कुछ समझा दिए, घर पर जाकर प्रश्नों को याद नहीं करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो खत्म हो गया है जो टॉपिक, उस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद हुआ है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना, आपका नहीं होने वाला है रिजल्ट, एक भी क्वेश्चन। इसीलिए कोई कोताही नहीं बरतना है, कोई कोताही नहीं बरतना है दोस्तों। आपका पढ़ाई चल रहा है ना? हाँ, बस आप पढ़ते रहिए, किसी को सिलेबस को लेकर कोई टेंशन नहीं होगा। सिलेबस केवल ज्ञान बिंदु का ही खत्म होता है और पूरी तरह से खत्म होता है। और ध्यान रखिएगा एक बात का, बहुत लोग मार्केट में है जिसको पढ़ाने का ढेला भर नहीं है, अब वो आके कहेगा बस नवंबर में बहाली आएगा, 1500 सीट आएगा, 1800 सीट आएगा। जिसके बाप को गांव का मुखिया नहीं पहचानता है, सही बोलते हैं, जिस यूट्यूबर के बाप को सही से गांव का मुखिया नहीं पहचानता होगा, वो आके ढोल पीटता है कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क है, तो इससे संपर्क है, यहाँ सूत्र है, वहां सूत्र है, अब बहाली आ रही है, तब बहाली आ रही है। ऐसे लोगों से सचेत रहना है, उसको कोई धंधा नहीं है वो बोलने का है। आजकल यूट्यूबर सब, ठीक है, बोलने की नहीं आता है, ढंग से बोलने नहीं आता उसको। अब वो सब, ये तो कोचिंग का वीडियो चल रहा है, ठीक है, सही से बोलने नहीं आता है, मतलब एक वाक्य बोलता है उसमें 3 इंग्लिश 4 हिंदी। दैया इसमें क्या होगा? अल्लाह मत करिए, अल्लाह मत करिए। आप अल्लाह मत करिए, अल्लाह मत करिए, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। नहीं, आजकल यूट्यूबर देखते हैं, मतलब बोलते जाएगा, एक वाक्य में 4 हिंदी 2 इंग्लिश, अब पता नहीं वाक्य को सही नहीं बोलता है। एक यूट्यूबर बोल रहा था, खेत से रिकॉर्डिंग कर रहा था, खेत में ढेरी खोर सब है। अब बताइए, अब वहां पर बोलना चाहिए खेत में खरपतवार की मात्रा बहुत ज्यादा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, बोला खेत में ढेरी खोर सब है। और आप लोग इतना पढ़ लिख कर उसको आगे इंटरव्यू देते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहना, ठीक है। जड़ों का रूपांतरण, अब ध्यान दीजिए कि पौधे के जो मूसला जड़ होते हैं, पौधे के जो मूसला जड़ होते हैं या पौधे के अपस्थानिक जड़ होते हैं, वह भिन्न भिन्न कार्यों से अपने आकार स्वरूप को बदल लेते हैं। पौधे के जो मूसला जड़ होते हैं, पौधे के जो मूसला जड़ होते हैं और पौधे के जो अपस्थानिक जड़ होते हैं, वो भिन्न भिन्न कार्यों के कारण अलग आकार अलग स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं।
अलग आकार और अलग स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अलग आकार और अलग स्वरूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जड़ों का रूपांतरण। सभी पौधे में नहीं, कुछ कुछ पौधे में। कुछ कुछ पौधे के मूसला जड़, कुछ कुछ पौधे के अपस्थानिक जड़ अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए, अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए अपने आकार, अपने स्वरूप को बदल लेता है। और इस बदलाव को कहते हैं क्या? इस बदलाव को कहते हैं क्या? जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण। अब दोस्तों समझिए कि जड़ों का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम किस जड़ का रूपांतरण समझेंगे? मूसला जड़ यानी टैप रूट का रूपांतरण। मूसला जड़ का रूपांतरण। मूसला जड़ रूपांतरित होकर क्या क्या बन सकती है? सबसे पहले तुर्क रूपी फूसीफॉर्म, उसके बाद कुंभी रूपी नेपिफॉर्म। नेपी आप मूली देखे हैं? मूली मूली मुरे मुरे, ठीक है। अगर आप मूली देखें, मूली क्या है? जड़ है, लेकिन जड़ के तरह लगता है वो, क्योंकि मूली का जड़ भोजन को संचित करने के कारण वो काफी मोटा हो जाता है। और ऐसे जड़ को क्या कहते हैं? तुर्क रूपी जड़। और ये तुर्क रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? मूली में पाया जाता है। तुर्क रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? मूली में पाया जाता है। आपसे पूछेगा मूली का जड़ कैसा? तुर्क रूपी। मूसला जड़ का दूसरा प्रकार क्या है? कुंभी रूपी। कुंभी रूपी जड़ में, कुंभी रूपी जड़ इस तरह से, ये नहीं, ये प्याज नहीं है जी, ठीक है। ये कुंभी रूपी जड़ है। अब प्याज में इस तरह से होगा, प्याज की बात करिएगा ना, उसमें इस तरह से होगा, इस तरह से। ये है प्याज। दोस्तों ये है प्याज नहीं, ये है कुंभी रूपी जड़। ये पाया जाता दोस्तों किसमें? शलजम में। ये पाया जाता किसमें? चुकंदर में। एग्जाम्पल खूब पूछता है परीक्षा। शलजम और चुकंदर में कैसा जड़? शलजम और चुकंदर में कैसा जड़? मूली में कैसा जड़? मूली में कैसा जड़? और तीसरा है दोस्तों कोनिकल। कोनिकल यानी शंकु रूपी। कोनिकल यानी शंकु के समान। कोनिकल यानी शंकु के। और ये जड़ किसमें पाया जाता है? गाजर में। गाजर में शंकु रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? कुंभी रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? तुर्क रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? कुंभी रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? शंकु रूपी जड़ किसमें पाया जाता है? क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कभी कभी तो सीधे ये पूछ देता मूली क्या है? जड़ की तनो है, जड़। अब यहां पर एक बात समझिए दोस्तों कि कुछ तने भी भूमि के भीतर होते हैं। कुछ तने भी भूमि के, जड़ तो भूमि के भीतर होते ही होते हैं। और कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि जड़ के भीतर वाला भाग तनो है कि जड़ है। तो इसका उदाहरण समझ लीजिए, फिर कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा। जमीन के भीतर वाला भाग अगर तनो है तो उस तनो की पहचान होती है कि उससे नया पौधा निकलेगा। जैसे आलू तनो है
और मूली तनो, आलू भी जमीन के भीतर, मूली भी जमीन के, आलू तनो है लेकिन मूली तनो क्यों? आलू से नया आलू का पौधा निकलता है कि नहीं? आलू से नया आलू का पौधा निकलता है कि नहीं? और अभी तो कल हम लाए थे 1 किलो, आज ही देखिए तुझसे पौधा निकलने लगा। अभी सीजन चल रहा है नहीं जी। तो आलू से नए आलू का पौधा निकलता है, लेकिन क्या मूली से नया मूली का पौधा निकलता है? क्या मूली से नया मूली का पौधा निकलता है? तो जमीन के भीतर वाला भाग तनो है या जड़ है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर जमीन के भीतर वाला भाग तना है तो उससे नया पौधा अवश्य निकलेगा, उससे नया पौधा अवश्य निकलेगा। तनों में इतनी क्षमता है कि वे नया पौधा को उत्पन्न कर सके, लेकिन जमीन के भीतर वाला भाग अगर जड़ है तो उसमें ये क्षमता नहीं होता कि वे नए पौधे को उत्पन्न कर सके। मूली जड़ है, शलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है, गाजर जड़ है, और क्या इन भागों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? होते हैं। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं न होगा। तो मिट्टी के भीतरी भाग में तनों है, तो उस तनों का सबसे बड़ा विशेषता कि उनसे नए पौधे उत्पन्न होगा अवश्य। जड़ है तो उससे नए पौधे उत्पन्न। तो मूसला जड़ तुर्क रूपी होता है किसमें? कुंभी रूपी होता है किसमें? कोनिकल होता है किसमें? कोनिकल होता है किसमें? और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछता, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन पर गए हो जाइएगा, सीधा पूछता है मूली में कैसा जड़? मूली जड़ है कि तना? शलजम चुकंदर में कैसा जड़? शलजम चुकंदर क्या है? जड़। अब एक क्वेश्चन हमारे दोस्त बोले हैं प्याज तनो है, तो क्या प्याज से नया पौधा निकलता है? निकलता है। यस निकलता है, इसीलिए प्याज तनो है। प्याज तनो, प्याज तनो है क्योंकि प्याज से नया पौधा की उत्पत्ति होती है। शांत हो जाइए, शांत। अब जड़ का चौथा प्रकार, हल्ला मत करिए। जड़ का चौथा प्रकार है न्यूमेटाफोर। थोड़ा इस पर विशेष ध्यान। न्यूमेटाफोर, इस न्यूमेटाफोर का एक दोस्त कह रहे हैं कि मूली और गाजर दोनों एक के तरह का होता। नहीं दोस्त, मूली थोड़ा सा टेढ़ा होगा और गाजर एकदम सीधा होगा। मूली थोड़ा सा टेढ़ा, गाजर बिल्कुल है। तो गाजर कोनिकल है, गाजर कोनिकल है और मूली तुर्क रूपी है। अगला मूसला जड़ है क्या दोस्तों? न्यूमेटाफोर। और दोस्तों न्यूमेटाफोर जड़, न्यूमेटाफोर जड़ उन पौधे में पाया जाता है, न्यूमेटाफोर जड़ उन पौधे में पाया जाता है जो पौधे दलदल में उगा करते हैं। जो पौधे दलदल में, दलदल में, जैसे सुंदरी का नाम सुने हैं? सुंदरी, राजोफोरा, राजोफोरा, ये सब वो पौधे जो दलदल में उगते हैं। आप सुंदरबन डेल्टा का नाम जरूर सुने हो। सुंदरबन डेल्टा को, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक पेड़ की उपस्थिति है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदल में उगने के लिए ही अनुकूलित होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदल में उगने के लिए ही अनुकूलित होते हैं। और दलदल में उगने के लिए अनुकूलित पौधे में ही पाया जाता है कौन जड़?
हाँ, ध्यान रखिएगा, भूल चूक से आप ये मत बोल दीजिएगा कि नुमेटा फोर जर जलीय पौधे में, जलीय में नहीं, किसमें? दलदलिए। और दो पौधा का नाम तो याद रखिएगा, सुंदरी और राइजोपोरा, ये दोनों पौधे दलदलिए पौधे हैं और दलदल में उगने वाले पौधे में ही मौजूद रहते हैं। कौन जर? नुमेटा फोर जर। और इस जड़ का कार्य अलग टाइप का है, अलग टाइप का। इस जड़ का काम है पौधे को श्वसन में मदद करना, पौधे को श्वसन में मदद करना। और इस जड़ की खासियत ये है दोस्तों कि ये जड़ दलदल के भीतर नहीं बल्कि दलदल के ऊपर रहते हैं और हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो मूसला जड़ मॉडिफाइड होकर दलदलीय पौधे में न्यूमेटाफोर बन जाते हैं। और न्यूमेटाफोर जड़ का काम होता है, न्यूमेटाफोर जड़ का काम होता है पौधे को श्वसन में मदद करना, पौधे को, और श्वसन में मदद करने के कारण न्यूमेटा जड़ अन्य जड़ से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये जमीन के भीतर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर होते हैं, जमीन के भीतर नहीं बल्कि जमीन के। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मूसला जड़ रूपांतरित होकर कितने भागों में बढ़ सकता है? मूसला जड़ रूपांतरित होकर कितने भागों में बढ़ सकता है? 4। मूली में कैसा जड़? शलजम चुकंदर में, शलजम चुकंदर में, गाजर में, दलदलिए पौधे में। न्यूमेटाफोर जड़ का क्या काम है? श्वसन में मदद करना। क्या न्यूमेटाफोर जड़ सारे पौधे में पाए जाते हैं? कैसे पौधे में? हाँ, भूल चूक से जलीय नहीं बोल देना है, जलीय पौधे में नहीं, दलदलिए पौधे। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं क्या न्यूमेटाफोर जड़ जलकुंभी के पौधे में पाए जाते हैं? नहीं, जलकुंभी जलीय पौधा, जलीय, और ये पाए जाता दलदलिए पौधे में। क्लियर हो गया? अब यहां पर यह भी याद रखना है कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर जड़ है। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर क्या है? जड़ है, जड़। और मिट्टी के भीतर के तने और मिट्टी के भीतर के जड़ में अंतर क्या होता है? मेन समझ गए? जड़ के भीतर वाला भाग अगर तनो है तो निश्चित ही, तनो है निश्चित ही उससे नए पौधे का निर्माण होगा। क्लियर? अब कह रहा है, एक प्रश्न और आ रहा है कि न्यूमेटाफोर जड़ अगर दलदल के ऊपर रहता तो ये पौधे खड़े कैसे होते हैं? तो सबसे पहले दलदलिए पौधे वृक्षों के समान नहीं होते हैं, वे झाड़ी टाइप के ही पौधे होते हैं और उसे खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये था मूसला जड़ का रूपांतरण। अगर आपसे पूछ दे कि तुर्क रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़, शंकु रूपी जड़ कैसा जड़ है? मूसला जड़। तुर्क रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, ये मूसले जड़ का मॉडिफिकेशन है, मूसले जड़ का। न्यूमेटाफोर मूसले जड़ का मॉडिफिकेशन है, मूसले जड़ का। तो प्रश्न यहां भी आ सकते हैं कि तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी कैसा जड़ है? अब आइए दोस्तों, आते हैं अपस्थानिक जड़ पर। रेशेदार जड़ का कोई रूपांतरण नहीं होता है, रेशेदार जड़ का कोई रूपांतरण नहीं होता है। मूसला जड़ का रूपांतरण होता है, जो आप समझ गए हैं। अब आते हैं दोस्तों अपस्थानिक जड़ों का
रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कि मैनग्रोव वनों के पौधों में भी क्या नुमेटाफोर जड़ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल यस। दलदल में उगने वाले पौधे को ही अंग्रेजी में मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे जो दलदल में उगते हैं, ऐसे पौधे जो दलदल में उगते हैं, उन्हें ही मैनग्रोव प्लांट कहते हैं। अर्थात मैनग्रोव प्लांट में भी नुमेटाफोर जड़ होगा, मैनग्रोव प्लांट में भी नुमेटा जड़ होगा। अब आते किस पर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिन पौधों में अपस्थानिक जड़ होते हैं, अपस्थानिक जड़ के बारे में आप समझ गए कि ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के किसी अन्य भागों से हो, ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर, क्या हुआ? ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के किसी अन्य भागों से हो, वैसे जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। मूसला जड़ का तो कार्य क्षेत्र सीमित है, पौधों को ठीक से करा रहने में मदद करना। लेकिन पौधे के जिन पौधों में अपस्थानिक जड़ होते हैं, जिन पौधों में अपस्थानिक जड़ होते हैं, इस अपस्थानिक जड़ का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। और अपस्थानिक कुछ पौधे के अपस्थानिक जड़ का काम होता है भोजन का संग्रह करना। कुछ पौधे के अपस्थानिक जड़ का काम होते हैं भोजन का, कुछ पौधे में अपस्थानिक जड़ का काम होता है यांत्रिक सहायता पहुंचाना। यांत्रिक सहायता पहुंचाना मतलब पौधे को खड़ा होने में मदद करना। जैसे बरगद में जो अपस्थानिक जड़ निकलते हैं, बरगद के पौधे में जो अपस्थानिक जड़ निकलते हैं, उसका क्या काम है? यांत्रिक सहायता करना, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देना ताकि पौधा ठीक से खड़ा हो सके। अब कुछ पौधे में अपस्थानिक जड़ का काम होता है जैविक क्रिया। जैविक क्रिया जैसे कि श्वसन, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। जैविक क्रिया प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। तो मूसला जड़ के तुलना में अपस्थानिक जड़ों का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। मूसला जड़ के तुलना में अपस्थानिक जड़ों का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। कुछ पौधे के अपस्थानिक जड़ पौधे में भोजन जमा करने का काम करते हैं। कुछ पौधे का अपस्थानिक जड़ पौधे को ठीक से खड़ा होने में अर्थात यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ पौधे के अपस्थानिक जड़ पौधे के जैविक क्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं। जैविक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके बगैर पौधे का जीना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए श्वसन एक जैविक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है। यानी अपस्थानिक जड़ 3 तरह के हो सकते हैं। पौधों में अपस्थानिक जड़ कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। भोजन संग्रह करने वाले अपस्थानिक जड़, यांत्रिक सहायता पहुंचाने वाले अपस्थानिक जड़
और जैविक क्रिया में मदद करने वाले अपस्थानिक जड़। अब ये तीनों अपस्थानिक जड़ अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होता है। ये तीनों अपस्थानिक जड़ अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होता है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होता है। सबसे पहले हम किसका मॉडिफिकेशन समझ लें? भोजन संग्रह करने वाले, ठीक है ना। तो भोजन संग्रह करने वाले अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। भोजन संग्रह करने वाले अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण को समझ लीजिए। सबसे पहला प्रकार है कंदिल। क्या है? कंदिल। कंदिल 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 को कहते हैं अंग्रेजी में टुबेरस। टुबेरस। और आप शकरकंद देखे हैं? शकरकंद, स्वीट पोटैटो। शकरकंद क्या है? शकरकंद क्या है? कैसा? तो भोजन संग्रह करने वाले अपस्थानिक जड़ का पहला मॉडिफिकेशन कंदिल के रूप में होता है। कंदिल जड़ जो है वो किसमें पाए जाते हैं? और कंदिल जड़ की कोई विशेष आकृति नहीं होती है। अब शकरकंद जरूर देखे होंगे, सारे शकरकंद एक जैसे आकार के होते हैं? नहीं। तो अपस्थानिक जड़ में जो शकरकंद है, अपस्थानिक जड़ में जो शकरकंद है वह शकरकंद कैसा जड़ है? कंदिल। शकरकंद कैसा जड़ है? और इस जड़ का कोई निश्चित आकृति ये किस प्रकार का होगा कहना मुश्किल है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कंदिल जड़ किसमें होता है, शकरकंद क्या है, जड़ है, कैसा जड़ है। उसके बाद आता पुलकित। आप हड़बड़ाइएगा नहीं। पुलकित, कंदिल पुलकित। पुलकित फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड। और इस जड़ में ये जड़ क्या होते हैं? ये जड़ मोटे मोटे होते हैं। ये जड़ क्या होते हैं? इस जड़ के कई शाखाएं निकली रहती है, कई शाखाएं निकली रहती है। और ये जड़ एकदम मोटा मोटा होगा, इस तरह का जड़ होगा, इस तरह का जड़, ठीक है, एकदम मोटा मोटा। ठीक है, इस तरह का जड़। ये जो पुलकित जड़ है, पुलकित जड़ की पहचान होती है, पुलकित जड़ की पहचान होती है कि इस जड़ की जो ये जड़ रेशेदार जड़ के तरह तने के आधार से गुच्छे में निकलते हैं, लेकिन वो रेशेदार नहीं होते बल्कि वे मोटे मोटे होते हैं। क्या होते हैं? मोटे मोटे। ठीक है, तने के आधार से निकलने वाले मोटे मोटे गुच्छों वाले जड़ को क्या कहते हैं? मोटे मोटे गुच्छे वाले जड़ को क्या कहते हैं? अब पुलकित जड़ पाया जाता डहेलिया में, किसमें? शकरकंद में कैसा जड़? कंदिल। शकरकंद में कैसा जड़? डहेलिया में पुलकित। पुलकित पुलकित। और डहेलिया फूल का पौधा है, डहेलिया। तो पुलकित जड़ कैसा होता देख लिए? तने के आधार से मोटे मोटे गुच्छे, मतलब कैसा जड़? उसके बाद कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल। तीसरा कौन जड़ है? ग्रंथिल। नोडुलोज।
ग्रंथिल यानी कि नोडुलोज। अब ग्रंथिल जर कैसा होता है? ग्रंथिल जर क्या होगा, शीर्ष पर आकर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। शीर्ष पर आकर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। शीर्ष पर आकर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस तरह का जड़ होता है। यही जड़ कैसा जड़ है, ग्रंथिल जड़ है। तने के आधार से मोटे मोटे निकले जड़ को क्या कहते हैं, पुलकित जड़। किसमें पाया जाता है, ऐसा जड़ जो शीर्ष पर आकर फूल कर मोटे हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, नोडुलोज। नोडुलोज। और नोडुलोज पाया जाता है आम हल्दी में। किसमें, आम हल्दी में। मैंगो गिंगर में पाया जाता है, मैंगो गिंगर में पाया जाता है। अब आम हल्दी दोस्तों दक्षिण भारत का पौधा है। और चौथा जड़ है दोस्तों मनिकामय। मनिकामय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनेली, मोनेली फॉर्म। मोनेली फॉर्म यानी मनिकामय। और यह जड़ क्या होता है, यह जड़ थोड़े थोड़े स्थानों पर फूला रहता है। यह जड़ थोड़े थोड़े स्थानों पर क्या होता है, फूला रहता है। ठीक है, थोड़े थोड़े स्थानों पर यह क्या होता है, फूला रहता है। थोड़े थोड़े स्थानों पर क्या होता है, फूला रहता है। इस तरह का जड़, इस तरह का जड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, करेला में। और कहाँ देखने को मिलेगा, अंगूर में। क्लियर हो गया। तो ऐसे अपस्थानिक जड़ जो भोजन संग्रह करने का कार्य करते हैं, ऐसे अपस्थानिक जड़ जो भोजन संग्रह करने का कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ऐसे अपस्थानिक जड़ जो भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल और कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल और। बात समझ गए कि नहीं। कंदिल जड़ किसमें पाया जाता है, कंदिल जड़ किसमें पाया जाता है, शकरकंद में। कैसा जड़, डहेलिया में। कैसा जड़, डहेलिया में। कैसा जड़, आम हल्दी में। आम हल्दी में। केला, करेला, अंगूर में। क्लियर, यहां तक समझ गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अपस्थानिक जड़ का कार्य बहुत विस्तृत है। नहीं, मैंगो गिंगर ही कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ हाँ, ये मैंगो गिंगर ही कहलाता है। अंग्रेजी मैंगो गिंगर ही कहते हैं, मैंगो टर्मरिक नहीं कहते। ओके, अब हंसने वाले इसमें क्या बात, लगता है कि आप तो समझ गए थे। ध्यान दीजिए, कंदिल जड़ किसमें, शकरकंद। डहेलिया में। कैसा जड़, मैंगो गिंगर में। करेला, अंगूर में। क्लियर हो गया। एक क्लास दोस्तों और लगेगा इसको समाप्त होने में। क्लियर। अब ये विशुद्ध बोटी वाला टॉपिक है, समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। नग्न भ्रूण थैलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में पाए जाते हैं, तीनों में पाए जाते हैं। क्लियर। रहने दीजिए, रोशन सर आ रहे हैं। ठीक है, देख लेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम साइन कर कैसे देंगे। ठीक है, आ रहे हैं रोशन सर, रख दिए हैं। आएंगे, आपके समस्या को देखेंगे। जो उनके हाथ में है वो उन्हीं के हाथ में है। पेलेग्रा बीमारी का लक्षण क्या है, त्वचा का खराब होना। पेलेग्रा त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।